हेलो बच्चों, नीट विद कनु में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं? अभी तक के लेक्चर समझ आ रहे हैं? आई होप कि समझ आ रहे होंगे। अब कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, आपको समझ आ रहा है, ईजीली समझ आ रहा है। मोटिव ये नहीं है कि आपको सिर्फ नीट कराना है, कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है ताकि कोई भी क्वेश्चन बने, कैसा भी क्वेश्चन बने, आप वो क्वेश्चन कर सकें। क्योंकि मेहनत करनी है, स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क करना है, हमें एम्स चाहिए है। आपका एम्स है, एम्स आपका है। हमें क्या करना है? मेहनत करनी है। हमने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का चैप्टर शुरू किया है। आज में भी लास्ट चैप्टर हो। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बचा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बचा है और डिसऑर्डर्स बचे। इसके नोट्स क्वेश्चन बैंक में टेलीग्राम पर डालूंगी। जिसने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलो फिर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस शुरू करते हैं। हमने शुरू करना है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अभी तक हमने वॉल्यूम कैपेसिटीज़ देख ली हैं। अगर किसी ने वॉल्यूम कैपेसिटीज़ नहीं देखी हैं वो पिछला लेक्चर देख सकता है जाके, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आपकी प्लेलिस्ट तैयार हो गई है, इसीलिए प्लेलिस्ट तैयार करी गई है ताकि आपको दिक्कत ना हो लेक्चर्स ढूंढने में। जाके प्लेलिस्ट चेक करिए और देखिए आपको कौन सा लेक्चर नहीं समझ आया, कौन सा आपने मिस किया। एक्सचेंज ऑफ गैस, यहाँ पे दो ही गैस की बात हो रही है, O2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एक्सचेंज ऑफ गैस मतलब एक का अंदर आना और दूसरे का बाहर जाना। आपको पता है एक का अंदर आना मतलब कि हमेशा जो एयर होगी वो हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर ट्रैवल करेगी। मतलब कि इंस्पायरेशन के टाइम पे अंदर का प्रेशर कम होगा और बाहर का प्रेशर ज़्यादा होगा। ये अंदर का प्रेशर कम, बाहर का प्रेशर ज़्यादा कैसे होगा ये भी हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। अभी हमें क्या पता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमेशा पार्शियल प्रेशर डिफरेंस पर डिपेंड करती है। पार्शियल प्रेशर डिफरेंस, और वो पार्शियल प्रेशर डिफरेंस कैसा? हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। दूसरी बात, ये तो हमने देख लिया, हमने कल भी देखा था। दूसरी चीज़ है कि आपकी जो पार्शियल प्रेशर है वो मेम्ब्रेन पर डिपेंड करती है, सॉल्युबिलिटी पर डिपेंड करती है। सॉल्युबिलिटी किसकी? गैस की। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस पे डिपेंड करती है। तो O2 और CO2 में से ज़्यादा सॉल्युबल कौन होगा? आपको लग रहा होगा कि O2 होता है, बट याद रखना CO2 आपका सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होता है, 20 to 25 टाइम्स सॉल्युबल होता है O2 से। अगर आपको ध्यान हो तो आपके ब्लड में O2 और CO2 दोनों बाइंड करती हैं। O2 आपका अनस्टेबल प्रोडक्ट बनाता है और CO2 आपका स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है। CO2 आपका 20 to 25 टाइम्स सॉल्युबल होता है। क्या? दूसरा हमने देखा कौन सा? एक्सचेंज के लिए सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। जितनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी उतना एक्सचेंज फास्टर। जितना सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी एक गैस की उतना ही एक्सचेंज क्या होगा? जल्दी होगा। और ज़्यादा सॉल्युबल कौन सी होती है? सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25 times greater than O2। 20 to 25 टाइम्स ज़्यादा होती है O2 के। ठीक है। तीसरी चीज़ जिस पे आपका एक्सचेंज डिपेंड करता है वो है आपका मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन कल 3 रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन देखी थी हमने जिसके थ्रू एक्सचेंज होता है।
कौन कौन सी? पहली देखी थी आपकी एल्वियोलर, ठीक है। दूसरी देखी थी आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और तीसरी देखी थी आपकी एंडोथीलियम। तीनों ही मेम्ब्रेन देखी थी। क्या थी ये? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। जो ये मेम्ब्रेन है, अब आप देखो कि एक हाथ है ये, ठीक है, और एक ये हाथ है और एक पेपर है। ज़्यादा जल्दी एयर इससे पास होगी या फिर पेपर से? पेपर से। क्यों? क्योंकि उसकी मेम्ब्रेन कैसी है? पतली है। तो जितनी ज़्यादा मेम्ब्रेन थिन, उतना ही फास्टर एक्सचेंज। थिन मेम्ब्रेन होनी चाहिए। ये जो आपकी मेम्ब्रेन है जिससे कि ये एयर जा रही है, ये कैसी होनी चाहिए? थिन होनी चाहिए, ठीक है। आओ फिर, तीनों हमने पैरामीटर्स देख लिए, पार्शियल प्रेशर, सॉलिबिलिटी और मेम्ब्रेन। अब हम देखते हैं एक्सचेंज। ये है आपकी एल्वियोलाई। क्या है ये? एल्वियोलाई। ये है आपकी ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स। और ये है आपका टिश्यू। एल्वियोलाई, एल्वियोलाई पहले एयर अपने अंदर लेती है, फिर एल्वियोलाई से ब्लड वेसल्स में जाता है और ब्लड वेसल से टिश्यू तक पहुंचता है, ठीक है। आपका एयर, एयर से एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से जाता है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है आपका? लंग्स में। लंग्स से ये होता है ऑक्सीजनेटेड और आपका ये किस में जाता है? टिश्यू में, O2, ठीक है। ये क्या है? ये है पूरा प्रोसेस, कैसे ट्रैवल होता है, ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है। हमने ये तो देख लिया कैसे ट्रैवल होता है। अब देखते हैं ऑक्सीजन। पहले ऑक्सीजन का देखते हैं कि ऑक्सीजन कैसे अंदर आता है टिश्यू तक, ठीक है। ये एयर है, एयर है। हमने क्या कहा था कि पार्शियल प्रेशर डिफरेंस की वजह से O2 CO2 बाहर अंदर जाते हैं, ठीक है। एयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना होगा? 159 mmHg। जो हम पार्शियल प्रेशर लेते हैं वो किस में लेते हैं? mmHg में। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एयर में कितना है? 159। मतलब कि अगर इसे अंदर जाना है तो एल्वियोलाई का तो कम होगा। एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना होता है? 104 mmHg। पार्शियल प्रेशर ऑफ एल्वियोलाई कितना होता है? 104 mmHg। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ज़्यादा, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कम। ऑक्सीजन आ गया अंदर, ऑक्सीजन आ गया अंदर। अब ऑक्सीजन को जाना है ब्लड वेसल में। ब्लड वेसल में आपका यहाँ आ गया, ये किस में आया था? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का पार्शियल प्रेशर O2 का कितना होता है आपका? 40 mmHg। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज 40 mmHg। ये है 104, ये है 40। कहाँ ट्रैवल कर दिया O2? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से वो गया ऑक्सीजन, लंग से ऑक्सीजन लेके, ऑक्सीजन लेने के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर O2 का कितना है? ये है आपका 95 mmHg। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आपका O2 का कंसंट्रेशन कितना है? पार्शियल प्रेशर कितना है? 95 mmHg। मतलब कि ये वाले का ज़्यादा होना चाहिए अगर इसको टिश्यू में डालना है,
टिश्यू का पार्शियल प्रेशर कितना रहता है? टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 रहता है 40। 95 ज़्यादा है ना, 40 कम है, तो ये किस में चला गया? टिश्यू में। ये किस में चला गया? टिश्यू में आपका। एयर से एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से डीऑक्सीनेटेड ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड से ऑक्सीनेटेड ब्लड, फिर टिश्यू। पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर 159, 159 से एल्वियोलाई 104, 159 से 104 गया, 104 और 40, 40 डीऑक्सीनेटेड ब्लड में, 104 एल्वियोलाई में, 104 से गया ये 40 की तरफ। 40 में डीऑक्सीनेटेड ब्लड था, ऑक्सीनेटेड बनाया किसने? लंग्स ने, और कितना बना दिया? 95। 95 से ये टिश्यू में गया कितना? 40 mmHg। आई होप ये बहुत ही ईजी है और आपको ये इजीली समझ आया। किसका? ऑक्सीजन का पाथवे। ऑक्सीजन का पाथवे समझ आया। ये सिर्फ एक्सचेंज बता रही हूँ, ट्रांसपोर्ट नहीं बताया, एक्सचेंज। ऐसे ही हम CO2 का देखते हैं। CO2 में ये एल्वियोलाई, ब्लड वेसल, टिश्यू। एयर से तो CO2 आएगी नहीं, CO2 वहाँ से आएगी जहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब सेल से, बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू से, टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू में आपका ऑक्सीडेशन होगा, आपका ग्लूकोज कन्वर्ट होगा, आपका खाना बनेगा और क्या रिलीज करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। टिश्यू में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। टिश्यू से जाना है इसे ऊपर, टिश्यू से ब्लड वेसल, ब्लड वेसल से एल्वियोलाई और एल्वियोलाई से एयर में। मतलब टिश्यू में कंसंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए। टिश्यू में आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होता है 45 mmHg। पार्शियल प्रेशर इन टिश्यू, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन टिश्यू इज 45 mmHg। ठीक है, अब इसको ऊपर जाना है तो मतलब ऊपर का कंसंट्रेशन, पार्शियल प्रेशर कम होना चाहिए। तो आपका ऑक्सीनेटेड ब्लड में PCO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होता है? 40 mmHg। जब ये CO2 आपका ऑक्सीनेटेड ब्लड में जाएगा तभी तो ये लंग्स में जाके डीऑक्सीनेटेड ब्लड से ऊपर जाएगा। PCO2 कितना है आपका? 40। ये गया ऊपर, ठीक है, यहाँ लंग्स लगे थे। इसमें PCO2 हो गया डीऑक्सीनेटेड ब्लड में 45 mmHg। डीऑक्सीनेटेड ब्लड में कितना हो गया? 45 mmHg। इसको भेजना है ऊपर एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होता है? 40। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होता है? 40 mmHg। ये लो, ये चला गया ऊपर। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन एल्वियोलाई इज 40 mmHg। हमें ये एयर में भेजना है तो एयर का पार्शियल प्रेशर कम होगा, और वो कितना कम होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन एयर इज 0.3 mmHg। 0.3 mmHg PCO2 इन एयर। कैसे गया? टिश्यू से गया डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर एल्वियोलाई, फिर एयर। क्या था? टिश्यू का कंसंट्रेशन पार्शियल प्रेशर का 45 mmHg, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का 40 mmHg, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का 45 mmHg, और आपका एल्वियोलाई का 40 mmHg और बाहर का 0.3 mmHg। ये था आपका एक्सचेंज ऑफ CO2। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ CO2 और एक्सचेंज ऑफ O2, ये बहुत ही इजी चीज़ है। मैं बुक में दोनों साथ साथ दिए, मैंने आपको बस अलग अलग करके बता दी। एक साथ देखना चाहते हो? ये देखो, एल्वियोलाई, ब्लड वेसल, टिश्यू, एल्वियोलाई, एयर, ब्लड वेसल, टिश्यू। ठीक है, ये
ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। साथ साथ बनाएंगे आप मैम के। एयर में PO2 159 mmHg, एल्वियोलाई में PO2 104 mmHg, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में PO2 40 mmHg, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में PO2 95 mmHg, टिश्यू में PO2 40 mmHg, 40 mmHg। ऐसे ही हम CO2 का लिख लेते हैं। टिश्यू में CO2 का पार्शियल प्रेशर 45 mmHg, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में PCO2 का लेवल 40 mmHg, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में PCO2 45 mmHg, PCO2 इन एल्वियोलाई 40 mmHg और एयर में PCO2 0.3 mmHg। कैसे? PO2 एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से टिश्यू। और आपका CO2 कैसे जाता है? टिश्यू से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से एल्वियोलाई और एल्वियोलाई से एयर। ये सबसे ईजीएस्ट तरीका था जिससे मैं आपको समझा सकती थी। ये आपको अभी तक लर्न हो गया होगा जिस हिसाब से मैंने आपको बताया। ठीक है, देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है आपकी। पहले ऊपर देखो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वियोलाई आर प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अभी देखा हमने, एल्वियोलाई आर प्राइमरी साइट ऑफ exchange of gases. Exchange of gases also occurs between blood and tissue. O2, CO2 are exchanged in this site by simple diffusion, mainly on pressure concentration gradient. Solubility of gas as well as the thickness of membrane involved in diffusion also important factor that can affect the rate of diffusion. Pressure contributed by an individual gas in a mixture is called partial pressure and is represented by PO2 for oxygen and CO2 for the carbon dioxide. Partial pressure of these two gases in the atmospheric air and two sites of diffusion. इन फिगर द डाटा देख लो। डाटा अभी हमने जो लिखा है, एटमॉस्फेयर में PO2 159, एल्वियोलाई में 104, डीऑक्सीजनेटेड में 40, ऑक्सीजनेटेड में 95 और टिश्यू में 40। कार्बन डाइऑक्साइड एयर में 0.3, एल्वियोलाई में 40, डीऑक्सीजनेटेड में 45, ऑक्सीजनेटेड में 40 और टिश्यू में 45। ये हमने बहुत इजीली अभी समझ लिया। ठीक है, ये आपका जो मैम ने अभी डायग्राम बनाया था ना, ये है। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड सा आपको ऐसा लगता है पता नहीं एनसीईआरटी ने क्या दे दिया है, हम तो इसे छोड़ के जा रहे हैं। हम नहीं कर रहे, करना कुछ नहीं है। किसने कहा तुम एनसीईआरटी वाले डायग्राम लर्न करो? अपने आप ब्लॉक डायग्राम बनाओ ना। मैंने एनसीईआरटी का एक भी डायग्राम नहीं किया। मैंने सारा जितना भी एनसीईआरटी का डायग्राम है ना, सब ब्लॉक डायग्राम बनाया। क्यों बनाऊँ मैं दिल को ऐसे 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 ऐसे? मैं दिल को बॉक्स बना दूंगी? क्यों मैं लंग्स को लंग्स ही बनाऊँ? मेरे लंग्स बना देने से कौन सा मेरे लंग्स मेरे जैसे बनेंगे? ब्लॉक बनाती हूँ मैं। ये भी आपको मैंने ब्लॉक से ही समझाया है। एयर गई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर टिश्यू में, टिश्यू देख लो, इनका टिश्यू और हमारा टिश्यू ऐसे ऐसे था। क्या हुआ? इंस्पायर्ड एयर 104 mmHg, उसके बाद वो आगे गई, आगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 और फिर टिश्यू में ऐसे ही ऑक्सीजन है। चलो, a gradient is present for CO2 in the opposite direction from tissue to blood to alveoli. As the solubility of CO2 is 20 to 25 times higher than O2, the amount of CO2 that can diffuse through diffusion membrane per unit difference is partial pressure is much higher as compared to O2. The diffusion membrane is made up of 3 layers. ये तो हमने पढ़ लिया था, एल्वुलर, बेसमेंट और एंडोथेलियम। ये हमने पिछली से पिछली क्लास में कर चुके हैं। Namely the thin squamous epithelium of alveoli, the endothelium of alveolar capillaries and the basement substance in between them. However, its thickness is much less than a millimeter. Therefore, all the factors in our body are favorable for diffusion of O2 from alveoli to tissue and that of CO2 from tissue to alveoli. ठीक है, इसके बाद हम आते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस।
ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक है। आपका सबसे पहले हम देखेंगे O2 का ट्रांसपोर्ट। O2 का ट्रांसपोर्ट देखना है। O2 कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? O2 मतलब लंग्स में है, लंग्स से ब्लड ले जाएगा O2, ठीक है। ये जो O2 है, ये जो O2 है, O2 ब्लड से जाएगा। ब्लड में दो चीज़ें, एक है आपका हीमोग्लोबिन, एक है आपका हीमोग्लोबिन, दूसरा है आपका डिसॉल्व प्लाज्मा। हीमोग्लोबिन और डिसॉल्व प्लाज्मा। हीमोग्लोबिन आपका 97% ऑक्सीजन कैरी कर लेता है, और आपका प्लाज्मा में कितनी डिसॉल्व होती है? 3%। मतलब मैक्सिमम किससे हो रहा है? हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन अब लेके कैसे जाता है? आपने बायोमोलिक्यूल्स में देखा था कि आपका जो हीमोग्लोबिन होता है वो दो चीज का होता है। हीमोग्लोबिन, एक तो हीम पार्ट जिसे हम आयरन पार्ट भी कहते हैं, और दूसरा ग्लोबुलिन जो कि आपका प्रोटीन पार्ट है। आयरन पार्ट और प्रोटीन पार्ट। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कैसा स्ट्रक्चर होता है? हीमोग्लोबिन होता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर मतलब ये कैसा है? टेट्रामर। कैसा स्ट्रक्चर है? टेट्रामर। आपने पढ़ा था इसमें 2 अल्फा चेन होती हैं और 2 बीटा चेन होती हैं। टेट्रामर है ऐसा कुछ। ये 2 अल्फा और 2 बीटा चेन, 2 अल्फा चेन है और 2 बीटा चेन है। ये होता है, ये जो आपकी हीमोग्लोबिन होती है इस पे ऐसे कुछ लगे होते हैं हीम ग्रुप, मतलब आयरन वाले पार्ट। ये क्या लगे हैं इसमें? हीम ग्रुप, आयरन पार्ट Fe2 पॉजिटिव, हीम ग्रुप या फिर Fe2 पॉजिटिव। आपके जो ये हीम ग्रुप हैं, ये वाले, ये आपके ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन को अपने साथ लेके फिर ब्लड में आगे टिश्यू तक पहुंचाते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है? 4 हीम ग्रुप है, मतलब 4 ऑक्सीजन ये कैरी कर सकता है। बट क्या ये एक साथ चारों ऑक्सीजन कैरी करता है? नहीं। पहले एक ऑक्सीजन लगेगा, एक ऑक्सीजन कैरी हुआ, उसके बाद दूसरा ऑक्सीजन कैरी होगा, फिर तीसरा ऑक्सीजन, फिर चौथा ऑक्सीजन। एक साथ चारों हीम ग्रुप काम नहीं करते। जैसे देखो कितने हैं हीम ग्रुप? 4, ठीक है। पहला एक ऑक्सीजन लगा, क्या बना? Hb4O2। ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। O2 Hb के साथ बाइंड करता है और O2 अनस्टेबल प्रोडक्ट बनाता है, ये रिवर्सिबल होती है, ये बैक भी जा सकती है। एक ऑक्सीजन लगा, Hb4O2 बना। अब एक लेने के बाद ये जो Hb4O2 है एक और ऑक्सीजन के साथ बाइंड हुआ और इसने बना दिया Hb4O4, ठीक है। दूसरा भी लग गया, अब ये तीसरा लगवाएगा। Hb4O4 के साथ हमने तीसरा ऑक्सीजन बैठा दिया और क्या बना? Hb4O6। Hb4O6, ये जो Hb4O6 है इसमें हमने चौथा ऑक्सीजन लगाया और क्या बना? Hb4O8।
Hb4O8 कॉम्प्लेक्स बना। अगर हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो ये आपका कॉमन आके क्या बन जाएगा, Hb क्या बन जाएगा, HbO2। ये क्या बन गया, HbO2। आपका ये बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना ये, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसका मतलब है जो एंड प्रोडक्ट बना उसमें क्या है, आपका एक हीमोग्लोबिन है और कितने के साथ जुड़ा है वो, 2 O2 के साथ। लेकिन इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि एक हीमोग्लोबिन ने 4 O2 अपने साथ लिए हैं। क्या होगा, 1 हीमोग्लोबिन कैरीज 4 O2, 1 Hb कैरीज 4 O2। लास्ट में जो HbO2 लिखते हैं ये हम सिंपलेस्ट फॉर्म में तो लिखते हैं किसकी, हीमोग्लोबिन अटैच्ड ऑक्सीजन की। वैसे तो 1 Hb कैरीज 4 O2। ठीक है, ये आपकी ऑक्सीजनेशन होती है, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन नहीं होती, ये क्या होती है आपकी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन नहीं। इसमें आपका जो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है हीम पार्ट पे, ये वापस टूट के दोबारा से हीम पार्ट भी कर सकता है, अनस्टेबल है ना इसलिए। एक Hb कितना कैरी करता है, एक Hb आपका कैरी करता है 4 O2। ये चीज समझ आई, ऑक्सीजनेशन कैसे हुआ आपका, ये पूरा प्रोसेस होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजनेशन का। इसमें ये जो पहला ऑक्सीजन बाइंड करता है ये हीम को 25% सैचुरेट कर देता है, 25% सैचुरेट होता है हीम पार्ट। उसके बाद जब दूसरा लग जाएगा तो ये 50% सैचुरेटेड हो जाएगा। तीसरा लगने के बाद ये 75% सैचुरेटेड हो जाता है और चौथा लगने के बाद ये हो जाता है 100% सैचुरेटेड। 100% सैचुरेटेड कब होता है, जब 4th ऑक्सीजन लग जाता है। ठीक है, ये चीज देखी कैसे हुआ ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन का। देखो, blood is the medium of transport for O2 and CO2. About 97% of O2 is transported by RBC in the blood, 97%, और बाकी का 3% plasma. The remaining 3% of O2 is carried out in dissolved state through plasma. Nearly 20 to 25% of CO2 is transported by RBC, whereas 70% is carried out by as bicarbonate. ये हम CO2 वाला जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। About 7% of CO2 is carried out in dissolved state through plasma. Hemoglobin is red-colored iron-containing pigment present in RBC. O2 can bind with hemoglobin in a reversible manner to form oxyhemoglobin. Each hemoglobin molecule carry a maximum of 4 molecules of O2. Binding of oxygen with hemoglobin is primarily related to partial pressure of O2, partial pressure of CO2, hydrogen ion, and concentration and temperature of the other factors which can interfere with the binding. A sigmoid curve is obtained when percentage saturation of hemoglobin with O2 is plotted against PO2. This curve is called oxygen dissociation curve and is highly useful in studying the effect of factor like PCO2, H plus concentration, etc. on binding of oxygen with hemoglobin in alveoli, whereas the high PO2, low CO2, lesser H concentration, lower temperature, the factor are favorable for the formation of oxyhemoglobin. Whereas in the tissue where low PO2, high PCO2, high H concentration and higher temperature exist, the conditions are favorable for dissociation of oxygen from oxyhemoglobin. This clearly indicates that O2 get bound to hemoglobin in the lung surface and get dissociated in the tissue. Every 100 ml of oxygen can deliver around 5 ml of O2 to the tissue under normal physiological condition. ये जो conditions हैं इनको चेक करते हैं। हम देखते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, जिसे हम ODC भी कहते हैं।
ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। लेकिन उससे पहले देखो, एक होता है आपका एडल्ट हीमोग्लोबिन, ठीक है, एक होता है आपका फीटल हीमोग्लोबिन। जो एडल्ट हीमोग्लोबिन की चेन होती है वो होती है अल्फा 2 बीटा 2। जो आपकी फीटल हीमोग्लोबिन की चेन होती है ये होती है अल्फा 2 और गामा 2। बात यह है कि फीटल हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ज़्यादा होगी या फिर एडल्ट हीमोग्लोबिन की। बहुत लॉजिकल आंसर है। आपका मदर से ऑक्सीजन आना चाहिए फीटस के पास, क्यों आएगा? अगर फीटस की एफिनिटी ज़्यादा ना हुई तो ऑक्सीजन उस तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो आपका जो फीटल का है, एफिनिटी ऑफ फीटल हीमोग्लोबिन is more than affinity of adult hemoglobin। ये चीज़ याद रखना है। फीटल की जो एफिनिटी होती है वो ज़्यादा होती है किससे? एडल्ट के हीमोग्लोबिन से, ठीक है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व देखते हैं। आपका जो ऑक्सीजन होता है वो Hb के साथ बाइंड करता है और क्या बनाता है? HbO2। ये HbO2 रिवर्सिबल था, ये टूट भी सकता है और जुड़ भी सकता है, तो इसका डिसोसिएशन भी हो सकता है, डिसोसिएशन भी हो जाएगा और एसोसिएशन भी। एसोसिएशन का मतलब जुड़ना। अगर एसोसिएट करना है, O2 को जुड़ना है, तो ऑब्वियसली बात है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगा। जहाँ भी आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज़्यादा है मतलब वहाँ पे PCO2 कम है। अगर PCO2 कम है, आप इजीली याद रख सकते हो, PCO2 कम है, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम होगी, टेम्परेचर कम रहेगा और आपका 2,3-BPG ये भी कम रहेगा। 2,3-BPG क्या है? ये BPG इज ग्लाइकोलिसिस में बनता है बिस फॉस्फोग्लिसरेट। बिसफॉस्फोग्लिसरेट ग्लाइकोलिसिस में बनता है एक प्रोडक्ट, इसका भी कंसंट्रेशन आपका कम रहता है। एसोसिएशन के लिए क्या कंडीशन चाहिए? PO2 ज़्यादा, PCO2 कम। PCO2 कम है तो आपका हर चीज़ क्या हो जाएगी? कम। H पॉजिटिव कम, टेम्परेचर कम, 2,3-BPG कम। डिसोसिएशन में इसका जस्ट उल्टा होगा, तोड़ना है ना, मतलब आपकी PO2 की एफिनिटी कम होनी चाहिए। PO2 कम है तो मतलब PCO2 का पार्शियल प्रेशर, मतलब PCO2 ज़्यादा, पार्शियल प्रेशर ज़्यादा। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मतलब H पॉजिटिव ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा, 2,3-BPG ज़्यादा, 2,3-BPG ज़्यादा। अगर H पॉजिटिव कम है, किसी का भी अगर आयन कंसंट्रेशन कम है तो मतलब उसकी pH वैल्यू ज़्यादा है। pH वैल्यू आपकी CO2 पे डिपेंड नहीं करती, pH वैल्यू आपकी किस पे डिपेंड करती है? H पॉजिटिव पे। इधर H पॉजिटिव ज़्यादा, pH वैल्यू कम। एसोसिएशन के लिए आपका pH वैल्यू ज़्यादा रहेगी और डिसोसिएशन के लिए pH वैल्यू कम। ये चीज़ देखी। अब इसका कर्व देखते हैं। इसका कर्व देखेंगे कैसे? एक्स एक्सेस पे, वाई एक्सेस पे हमने कुछ मेजरमेंट लिए, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ Hb और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ Hb एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। आपका जो परसेंटेज सैचुरेशन है मतलब कि जैसे जैसे आप पार्शियल प्रेशर बढ़ाओगे आपका सैचुरेशन बढ़ेगा। हमने देखा था एक O2 लग रहा था 25% हो रहा था सैचुरेशन, 2 O2 लग रहे थे 50%, 3 O2 75%, 4 O2 100% सैचुरेशन। मतलब कि पार्शियल प्रेशर हम इंक्रीज कर रहे थे, पार्शियल प्रेशर जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा था वैसे वैसे आपका सैचुरेशन भी इंक्रीज हो रहा था। तो क्या ये कर्व ऐसा बनना चाहिए? इसका मतलब तो ये है पार्शियल प्रेशर बढ़ता रहेगा और सैचुरेशन बढ़ता रहेगा। बट हीमोग्लोबिन के पास सिर्फ 4 साइट है, 4 ऑक्सीजन से ज़्यादा हो तो वो बाइंड ही नहीं कर सकता। इसका मतलब
इसमें कहीं ना कहीं सैचुरेशन आएगी, कहीं ना कहीं सैचुरेशन आएगी। कहाँ पे? आपका 100% सैचुरेशन पर आपका कर्व फ्लैट हो जाएगा। मतलब ये कैसा कर्व बनेगा आपका? सिग्मॉइड कर्व। कौन सा कर्व बनेगा आपका? सिग्मॉइड कर्व। क्यों? क्योंकि आपकी एक पार्शियल प्रेशर की लिमिट है जिस पे आपका 100% सैचुरेशन हो जाएगा। इससे ज़्यादा कितना ही ऑक्सीजन आ जाए वो बाइंड नहीं करेगा। ये देखो 25%, 50%, 75%। 25% एक पार्शियल प्रेशर पे, 50% एक पार्शियल प्रेशर पे, 75% एक पार्शियल प्रेशर पे और 100% आपका पूरा सैचुरेट हो गया। ठीक है, ये आपका नॉर्मल टेम्परेचर पे चल रहा है 37 डिग्री सेल्सियस पे काम, और इसका pH 7.4। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर और pH पे सिग्मॉइड कर्व देखा गया है। ठीक है, आपका 50% सैचुरेशन हो जाता है, आपका 50% सैचुरेशन हो जाता है P50, मतलब पार्शियल प्रेशर 50 पर आपका ऑक्सीजन का 50% एसोसिएशन हो गया, 50% सैचुरेशन हो गया। ठीक है, मतलब कि जो 50% पहुंचा है, अगर उससे कम वैल्यू है तो दो ऑक्सीजन बाइंड हो चुके हैं, कम पार्शियल प्रेशर पे ज़्यादा एफिनिटी दिखा दी है। मतलब कि आपका P50 वैल्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी। P50 वैल्यू आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एफिनिटी के। अगर P50 से ज़्यादा हुई वैल्यू तो एफिनिटी कम है, इसीलिए हाई पार्शियल प्रेशर देना पड़ रहा है, तब जाके ऑक्सीजन बाइंड हो रहा है। P50 से कम है अगर वैल्यू, P50 से लो है तो आपकी एफिनिटी ज़्यादा है। कम पार्शियल प्रेशर पे आपने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स सैचुरेट कर दिए, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जोड़ दिए, तो P50 कम एफिनिटी ज़्यादा, P50 ज़्यादा एफिनिटी कम। ये चीज़ समझ आई? ये चीज़ देखी। कुछ चीज़ें हैं जैसे परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ HB, और ये थी PO2। ठीक है, नॉर्मली आपका कर्व होता है सिग्मॉइड। ठीक है, आपका 50% सैचुरेशन किस पे? P50 पर हो गया। P50 पर क्या हुआ? 50% सैचुरेशन। मान लो कि आपका ये जो ग्राफ है ये शिफ्ट हो गया राइट की तरफ, ये शिफ्ट हो गया राइट की तरफ, शिफ्ट टू राइट, शिफ्ट टू राइट हुआ। मतलब कि P50 वैल्यू ज़्यादा, ये P50 वैल्यू थी, अब इसकी P50 वैल्यू कितनी है? यहाँ पे कुछ P50 वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा। अगर P50 वैल्यू ज़्यादा है तो मतलब एफिनिटी कम, एफिनिटी कम मतलब ऑक्सीजन की एफिनिटी कम, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कम। ये किस केस में होता है? आपका एफिनिटी कम है तो क्या होगा? डिसोसिएशन होगा। एफिनिटी कम है इसका मतलब डिसोसिएशन होगा, टूटेगा मॉलिक्यूल। डिसोसिएशन है तो PCO2 ज़्यादा, H पॉजिटिव ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा और 2,3-PPG ज़्यादा। PO2 की वैल्यू कम है, इसीलिए आपकी एफिनिटी क्या है? कम है, और क्या हो रहा है? डिसोसिएशन हो रहा है। शिफ्ट किधर की तरफ है? राइट की तरफ। P50 की वैल्यू ज़्यादा, एफिनिटी कम, PO2 कम, डिसोसिएशन होगा। कार्बन डाइऑक्साइड की पार्शियल प्रेशर ज़्यादा, H पॉजिटिव ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा, 2,3-PPG ज़्यादा। ये क्या हुआ? आपका डिसोसिएशन हुआ, डिसोसिएशन हुआ। बोर्स ने ये आपका इफेक्ट बताया था, इसको कहते हैं बोर्स इफेक्ट। क्या होता है ये होता है आपका बोर्स इफेक्ट। बोर्स इफेक्ट क्या बताता है आपका? डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व।
डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन कर्व। अब यही कर्व अगर शिफ्ट हो जाए राइट की तरफ, यही कर्व राइट की तरफ शिफ्ट हो गया, मतलब कि P50 से कम है वैल्यू, मतलब P50 वैल्यू कम। ये देखो, ये था आपका नॉर्मल ग्राफ, इससे हमने राइट की तरफ शिफ्ट करा, मतलब कि अब P50 वैल्यू कुछ यहाँ आएगी। P50 वैल्यू कम हो रही है, मतलब P50 वैल्यू कम, एफिनिटी ज़्यादा। एफिनिटी ज़्यादा मतलब आपका PO2 ज़्यादा, CO2 कम, PO2 ज़्यादा, PCO2 कम, H पॉजिटिव कम, टेम्परेचर कम, 2,3-BPG कम, सब कुछ कम। इसका मतलब ये कौन सी कंडीशन हुई आपकी? एसोसिएशन की। कौन सी कंडीशन हुई? एसोसिएशन की। ये क्या था आपका? शिफ्ट टू लेफ्ट। शिफ्ट टू लेफ्ट। शिफ्ट टू लेफ्ट में आपका क्या हो रहा है? एसोसिएशन हो रहा है। P50 वैल्यू कम हो रही है, एफिनिटी ज़्यादा हो रही है, PO2 ज़्यादा हो रहा है, PCO2 कम हो रहा है, H पॉजिटिव कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, 2,3-BPG आपका कम हो रहा है। ये भी क्या होता है? बोर्स इफेक्ट। बोर्स इफेक्ट, ठीक है। अब अगर आपका H पॉजिटिव कम है तो इधर pH क्या होगा? ज़्यादा होगा। और डिसोसिएशन के केस में आपका H पॉजिटिव इंक्रीज हो रहा था तो pH आपका डिक्रीज होगा। ये चीज़ आपको समझ आई? शिफ्ट टू राइट, शिफ्ट टू लेफ्ट। इसके बाद हमने दो हीमोग्लोबिन देखे, फीटल और नॉर्मल। ये आपका हीमोग्लोबिन है एडल्ट का। अगर एडल्ट की एफिनिटी ज़्यादा है, एफिनिटी ज़्यादा है मतलब कि उसका P50 वैल्यू कम रहेगा। ये तो नॉर्मल P50 वैल्यू है, ठीक है, नॉर्मल P50 वैल्यू है। एडल्ट की P50 वैल्यू कम होनी चाहिए, मतलब शिफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट होना चाहिए। एफिनिटी ज़्यादा है ना, तो ये कैसा हुआ? हीमोग्लोबिन ऑफ फीटल। हीमोग्लोबिन ऑफ फीटल और ये है हीमोग्लोबिन ऑफ एडल्ट। हीमोग्लोबिन ऑफ एडल्ट की एफिनिटी कम है हीमोग्लोबिन ऑफ फीटल से, मतलब कि P50 वैल्यू कम। ये चीज़ देखी, ये चीज़ समझ आई? ये था आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। इसके बाद रह गया है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और आपके डिसऑर्डर्स। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, आगे का हम देखेंगे कल के लेक्चर में। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। आज का लेक्चर आप बार बार पॉज करके देखो, समझो, और नहीं समझ आ रहा है तो मुझे कमेंट करो। हमारा इसके बाद कितना % वो कैरी करता है, क्या ml कैरी करता है, वो रह गया है। बट इससे पहले आपको ये ग्राफ समझ आनी चाहिए। ग्राफ, कंडीशंस, ये सब समझ आएगी तो आपको आगे बहुत ईजी रहेगा। ऑक्सीजन देख लिया, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इससे भी ज़्यादा ईजी है। आज के लिए हम लेक्चर इतना ही रखेंगे। लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे को मोटिवेशन मिलती है आपके लिए अच्छे से अच्छी चीज़ लाने की, अच्छे से अच्छी चीज़ करने की। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार बनाएं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर जाएं और लाइक करें वीडियो को। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही चैनल को प्यार करें। मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।